हाय एवरीवन, मैं महेंद्र कुमार हैतवाल आप सभी का तहे दिल से आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पीडियाट्रिक या चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का जो अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब पीडियाट्रिक में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसको पीडियाट्रिक में ही इसलिए इन्वॉल्व किया गया है क्योंकि आप पीडियाट्रिक का मतलब चाइल्ड का काम करते हैं। और जब चाइल्ड के जो डेवलपमेंट होते हैं या ग्रोथ जो होती है, किस एज पर कौन सी उसकी एक्टिविटी होती है, किस एज पर उसकी कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, ये सब जानने के लिए अपन ने पीडियाट्रिक में एक चैप्टर को इंक्लूड किया गया है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पढ़ते हैं ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ना, चाहे वो वेट में बढ़े, चाहे वो हाइट में बढ़े, चाहे वो वेट में बढ़े, चाहे वो हाइट में बढ़े, चाहे वो साइज में बढ़े, चाहे वो शेप में बढ़े, चाहे वो नंबर में बढ़े, चाहे वो नंबर में बढ़े, तो उसे कहते हैं अपन ग्रोथ। जैसे एक सेल होती है अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल वन सेल होती है, उस सेल से धीरे धीरे क्या बनती है, दो सेल्स बनती है। जब उसमें सेल डिवाइडेशन होता है उसके द्वारा दो सेल बनती है, 2 से 4 बनती है, 4 से 8 बनती है, ये बनती रहती है। लेकिन ऐसा जो फर्स्ट सेल होती है, जो एक नॉर्मल सेल अपन लेते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। सबसे पहले ये मान लो अपन ने एक सेल ली है, नॉर्मल सेल, ये सेल है, इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ क्या भरा होता है, साइटोप्लाज्म भरा होता है। तो इसकी जो साइज एंड शेप होती है वो एक पर्टिकुलर होती है। उसके बाद में इसमें धीरे धीरे जब साइटोप्लाज्म बढ़ता है, धीरे धीरे इसमें जब साइटोप्लाज्म बढ़ता है, तो उसके बाद में ये जो सेल होती है वो अपना क्या कर देती है, जो न्यूक्लियस है वो सेल के ऊपर धीरे धीरे अपना कंट्रोल क्या कर देता है, खो देता है। उसके बाद में इसका डिवाइडेशन होना क्या होता है, शुरू होता है। इस चीज़ को अपन इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे अपने मान लो कोई फैमिली है, एक जॉइंट फैमिली होती है और एक न्यूक्लियर फैमिली होती है। तो जो जॉइंट फैमिली होती है उसका मुखिया जो अपना होता है सबसे बड़ा, जैसे अपन मान लेते हैं सबसे बड़ा होता है दादा। अब जो दादा होता है तो उसके अंदर जॉइंट फैमिली में अंदर बहुत सारे मेंबर होते हैं, 12 से लेकर 20, 25, 30 तक, कितने भी मेंबर मान लो। अब इस पे जो एक व्यक्ति जो सबसे बड़ा होता है वो पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं रख पाता है। कोई कब आ रहा है, कोई कब जा रहा है, कौन सा उसका बेटा क्या कर रहा है, कौन सा उसका बेटा क्या नहीं कर रहा है, या दोनों बेटों में भी बन नहीं पाती है, दोनों बेटों में कुछ भी नहीं हो पाता है, मतलब एक दूसरे से कोऑपरेट नहीं कर पाते, तो वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो जॉइंट फैमिली टूटकर क्या बन जाती है, न्यूक्लियर फैमिली। उसी प्रकार से अपन इसको सेल डिवाइडेशन की तरह ले सकते हैं कि जब सेल में क्या होता है, सेल में जब साइटोप्लाज्म बढ़ता है, क्या बढ़ता है, जब साइटोप्लाज्म धीरे धीरे इंक्रीज होता है तो उसकी साइज एंड शेप में क्या होता है, चेंजेज होता है। जब चेंजेज होता है तो सेल धीरे धीरे बढ़ती है तो उसकी शेप एंड साइज में क्या हो गया, चेंजेज हो गया। तो न्यूक्लियस इस पर क्या करता है, बेटर कंट्रोल नहीं कर पाता है, और जब बेटर कंट्रोल नहीं कर पाता है तो इसका वो क्या कर देता है, डिवाइडेशन कर देता है। अपन एक इसको समझ सकते हैं। वैसे डिवाइडेशन करने के लिए सेंट्रोमियर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है। जब तक सेंट्रोमियर नहीं होता तब तक सेल का डिवाइडेशन नहीं होता। जैसे अपने नर्व सेल में सेल का डिवाइडेशन नहीं होता क्योंकि वहाँ पर सेंट्रोसोम या सेंट्रोमियर क्या होता है, एब्सेंट होता है। एक बार अगर नर्व सेल डैमेज हो गई तो कभी भी उसका वापस से डिवाइडेशन या पुनर्जनन नहीं होता है। जबकि नॉर्मल सेल अगर अपनी कोई चोट फोट लग जाती है, कटपट हो जाता है, तो आपको क्या कर सकती है, दोबारा से बन जाती है। क्यों बन जाती है, क्योंकि वहाँ पर सेंट्रोमियर क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, तो इसलिए ये बन जाती है। तो सबसे पहले साइज एंड शेप नॉर्मल होता है, फिर धीरे धीरे ये साइज एंड शेप बढ़ेगा तो ये सेल क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, सेल क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो इसका साइज एंड शेप बढ़ा और इसका वेट भी बढ़ा और इसका वेट भी बढ़ा, और फिर ये क्या होगी, डिवाइडेशन होकर 2 सेल्स में टूट जाएगी। तो जो 2 सेल में टूट जाएगी तो इसका क्या बढ़ा, नंबर भी बढ़ा। मतलब कि ग्रोथ में साइज, शेप एंड उसका वेट और उसके नंबर में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इसलिए उसमें क्या कहते हैं, ग्रोथ एक बढ़ रही है। ग्रोथ हमेशा कभी भी फिक्स टाइम तक होती है। जैसे अपन एक एज लेते हैं, नॉर्मली एज लेते हैं, तो मान लो कि 21 साल तक अपनी हाइट बढ़ती है, उसके बाद में अपनी हाइट बढ़ती नहीं है क्योंकि सेल्स में ग्रोथ रुकती नहीं है। लेकिन क्या है, पुरानी सेल्स मरती रहती है और उनकी जगह पे नई सेल्स आती रहती हैं, तो इसको क्या करते हैं, मेंटेन ही रहती है। तो ग्रोथ को ये देखने के ऊपर अपन देखते हैं साइज है, साइज को अपन नाप सकते हैं सेंटीमीटर में, शेप को भी अपन नाप सकते हैं, वेट को अपन केजी में नाप सकते हैं, और नंबर को क्या होती है, काउंटेबल होती है। तो ग्रोथ क्या होता है, एक
क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव डाटा होता है, यानी कि क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी होती है, इतने किलो की हो गई, इतनी साइज की हो गई, इतनी शेप की हो गई, इतने नंबर हो गए, तो ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव डाटा। ध्यान, ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव डाटा। और ग्रो अपन इनको साइज को, शेप को और वेट को अपन क्या कर सकते हैं, इजीली मीजर्स कर सकते हैं। इतने किलो का है तो इसको अपन बता सकते हैं। तो ग्रोथ इज ए मीजरेबल डाटा, ग्रोथ इज ए मीजरेबल डाटा होता है। क्या होता है, मीजरेबल डाटा। और अपन अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। किसकी बात करते हैं अपन अब, डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ में हमेशा अपन एनाटॉमिकल स्टडी देखते हैं और डेवलपमेंट में अपन क्या करते हैं, उसकी फिजियोलॉजी देखते हैं, उसके फंक्शंस का मैच्योर होना देखते हैं, उसकी स्किल्स का मैच्योर होना देखते हैं, उसकी कैपेसिटी का मैच्योर होना देखते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई बच्चा है जो डायरेक्ट साइकिल चलाना तो नहीं सीखता है, पहले उसको लेके चलेगा धीरे धीरे, फिर उसमें कैची सीखेगा, फिर वो पीछे बैठ के चलाना सीखेगा और उसके बाद में वो सीट पर आना सीखेगा। तो इसीलिए डेवलपमेंट में क्या होता है, उसकी स्किल्स की, उसकी कैपेसिटी का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। उसकी कैपेसिटी का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। उसकी कैपेसिटी क्या होती है, मैच्योर होती है। तो ध्यान रखना, ग्रोथ में क्या होती है, उसकी क्वालिटी बनती है। ग्रोथ में उसकी क्या बनती है, क्वालिटी बनती है। और क्वालिटी जो होती है वो इजीली मेजर्स नहीं करी जा सकती। इसको अपन डिग्री दे सकते हैं, जैसे आप लोग पढ़ते हो इंग्लिश में कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे अपन एक्चुअली जो राइटिंग होती है उसमें देते हैं ना अपने सर, गुड दे दिया, बेटर दे दिया, एक्सीलेंट दे दिया, तो ये सब क्या होते हैं, उसकी क्वालिटी होती है। उस राइटिंग के देखने के बाद में उसको दी गई क्या होती है, ग्रेड होती है। और उसी तरह उसकी स्किल्स को, उसकी कैपेसिटी के मैच्योरेशन को अपन क्या करते हैं, स्किल्स देते हैं। भाई इसको इतना चलाना आ गया, इसको इतना चलाना आ गया, तो उसकी क्या होती है, क्वालिटी होती है। उसकी क्या होती है, क्वालिटी होती है। जैसे कई बाइक चलाते हैं तो कई तो होते हैं वो अच्छे से राइड कर लेते हैं और कई अच्छे से राइड नहीं कर पाते हैं, तो वो उसकी बाइक जो राइडिंग कैपेसिटी है वो पुअर होती है कई की, और कई की क्या होती है, गुड होती है, और कई तो एक्सीलेंट भी होते हैं, ऊपर उठा के चलाते हो ना तुम लोग वो। तो इसकी क्या होती है, एक क्वालिटी होती है। अपन इसको क्या दे सकते हैं, क्वालिटी दे सकते हैं। तो डेवलपमेंट क्या होता है, एक क्वालिटेटिव डाटा होता है। डेवलपमेंट क्या होता है, एक क्वालिटेटिव डाटा होता है। उसके फंक्शंस की फिजियोलॉजी क्या होती है, मैच्योर होती है, या उसके माइंड की साइकोलॉजी क्या होती है, बढ़िया होती है, मैच्योर होती है। उसकी क्या होती है, मैच्योर होती है। अपन अब इन दोनों में क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट डिफरेंस तो यही है कि ग्रोथ क्या है, एक क्वांटिटेटिव डाटा है। ग्रोथ क्या है, एक क्वांटिटेटिव डाटा है, जबकि डेवलपमेंट क्या है, एक क्वालिटेटिव डाटा है। डेवलपमेंट क्या है, एक क्वालिटेटिव डाटा है। इसके अंदर तो उसकी क्वांटिटी दर्शाती है और इसके अंदर उसकी क्या दर्शाती है, क्वालिटी दर्शाती है। और ये इजीली क्या किया जा सकता है, मीजर किया जा सकता है। इजीली क्या किया जा सकता है, मीजर किया जा सकता है। जबकि ये इजीली मीजर नहीं किया जा सकता, इसको नॉट मीजरेबल भी बोल सकते हैं और नो इजीली मीजर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नो इजीली मीजर्स भी बोल सकते हैं। ये सब इसमें होते हैं। ये जो होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये ऑब्जेक्टिव डाटा होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव डाटा। और ये क्या होता है, सब्जेक्टिव डाटा भी होता है और ऑब्जेक्टिव डाटा भी होता है। ऑब्जेक्टिव डाटा ग्रोथ क्यों होता है, क्योंकि अपन इसको अपनी नग्न आंखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। कई कह देते हैं, जैसे आर्मी की दौड़ में जाते हैं तो कई कह देते हैं मेरी तो हाइट 1.70 है, लेकिन एक्चुअल में उनकी 1.70 नहीं होती है। तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, मीजर कर सकते हैं, और जब मीजर करते हैं तो उसका पता चल जाता है, या अपन दूर से देख के ही बता सकते हैं ऑब्जर्व के द्वारा कि ये इसकी हाइट इतनी है या नहीं है। और जो डेवलपमेंट है वो सब्जेक्टिव डाटा भी होता है और ऑब्जेक्टिव डाटा भी होता है, दोनों होते हैं। सब्जेक्टिव डाटा तो इसलिए क्योंकि सब्जेक्टिव डाटा तो इसलिए क्योंकि वो खुद जब अपन कोई भी व्यक्ति अपने पास आता है, जब वो अपन से बोलेगा, अपन से बात करेगा या वो अपने बारे में कुछ बताएगा, तभी तो अपन को उसके बारे में पता
चलेगा, वरना आप उनको क्या मालूम उसके अंदर क्या स्किल्स है, उसके अंदर क्या कैपेसिटी है, वो क्या करने की क्षमता रखता है, ये अपन ऐसे पता नहीं कर सकते। और ऑब्जेक्टिव डाटा ऐसा है कि अपन उसके जो कार्य करेगा तो अपन वो देखेंगे, और अपन देखने के बाद में उसको ऑब्जर्व करेंगे तो क्या देंगे, ग्रेड देंगे उसको कि ये काम करने में तू गुड है, एक्सपर्ट है, एक्सीलेंट है या बेस्ट है, ये सब अपन उसको क्या देंगे, ग्रेड देंगे। तो वो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों डाटाज होते हैं। तो ये बात हो गई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। अपन ने नॉर्मली इनके बारे में समझ लिया है। अब अपन पढ़ेंगे इनको अफेक्ट करने वाले कारक कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट कौन कौन से कारक करते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं और बहुत सारे तरीकों से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है। और अपन पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। अपन पढ़ रहे हैं क्या, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, बच्चों के बारे में पढ़ेंगे। और जो बच्चे होते हैं वो दो तरह से अपन इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइडेड कर सकते हैं। एक तो जो बच्चा होता है वो माँ के पेट में होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं या फीटल बोलते हैं। और दूसरा जो होता है वो पोस्ट जन्म लेने के बाद में, पोस्ट नेटल भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, पोस्ट नेटल। समझ में आया, पोस्ट नेटल। तो जो फीटल फैक्टर होता है या पोस्ट नेटल फैक्टर होता है, जो चाइल्ड होता है उसकी ग्रोथ जो होती है वो डिपेंड करती है उसके पेट में, उसको माँ के पेट में मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स पर कि क्या उसको मिल रहे हैं, उसको होने वाले हार्मोन्स पर। यहाँ तक कि कई हार्मोन्स का निर्माण तो ड्यूरिंग फीटल लाइफ के दौरान ही होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और उसके बाद में उसका पोस्ट नेटल कि उसको मिलने वाले एजुकेशन, शिक्षा पर। और कई तो होते हैं पोस्ट नेटल में मेल और फीमेल में ऊपर फीमेल्स को अच्छा पसंद नहीं करते ज़्यादातर और मेल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ये अपने वंश को बढ़ाएगा, ये अपने वो बढ़ाएगा, चाहे वो कितना ही निकम्मा हो, चाहे वो कितना ही खराब हो। तो इसको अपन देखेंगे तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। एक तो फीटस और एक पोस्ट नेटल। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अपन पहले पढ़ेंगे फीटल फैक्टर या इंट्रायूटेराइन फैक्टर। इंट्रायूटेराइन ड्यूरिंग फीटल लाइफ के दौरान या इंट्रायूटेराइन लाइफ में जब वो फीटस है उस दौरान उसको कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक अपन डाल लेते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फीटल ग्रोथ। अब फीटल ग्रोथ को जो फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं वो क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट जो आप समझ सकते हैं, एक तो फीटस खुद कर सकता है उसको, एक तो क्या कर सकता है, फीटस खुद अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। और इसके बाद में क्या कर सकता है, मदर कर सकती है। क्या कर सकती है, मदर उसको क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। और इन दोनों के अलावा क्या कर सकता है, जो इन दोनों को आपस में क्या करके रखता है, जोड़ के रखता है, उसको अपन बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा भी इसके डेवलपमेंट को या ग्रोथ को क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। तो अब कैसे कैसे अफेक्ट करते हैं, फीटल फैक्टर कौन से होते हैं, मदर फैक्टर कौन से होते हैं और प्लेसेंटल फैक्टर कौन से होते हैं, ये अपन 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं फीटल ग्रोथ को अफेक्ट करने वाले फीटल फैक्टर। इनमें सबसे पहला और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है फर्स्ट जेनेटिक पोटेंशियल। मतलब कि माँ और बाप से मिलने वाले स्पर्म एंड ओवम की क्वालिटी क्या करती है, डिपेंड करती है इसके ऊपर। और जब स्पर्म अच्छा मिलेगा और जब ओवम अच्छा मिलेगा तो उनसे बनने वाला फीटस भी क्या रहेगा, वेल एंड गुड रहेगा। और जब स्पर्म अच्छा नहीं होगा या ओवम अच्छा नहीं होगा तो उनसे डेवलप होने वाला फीटल्स में भी कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज या कई जो मोल फॉर्मेशन होते हैं या जो सिंड्रोम होते हैं, डाउन सिंड्रोम वगैरह, टर्नर सिंड्रोम, वो देखने को मिल सकती है। ये जो ज़्यादातर जो ये अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है वो स्पर्म के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि ओवम तो 1 महीने में सिर्फ कितना बनता है, 1 मिलता है, जबकि स्पर्म कितने बनते हैं, धड़ाधड़ बनते ही रहते हैं। इनकी तो कोई संख्या निश्चित होती नहीं है, लेकिन ओवम क्या होता है, 1 ही बनता है 1 महीने में। तो ओवम में तो डिफ़िकल्टी होने के चांसेस क्या रहते हैं, बहुत ही
कम, और स्पर्म में डिफिकल्टी होने के चांसेस क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मदर जो होती है वो तो ओवम बनाती है एक एमसी साइकिल के दौरान एक, तो उसको वो घड़ घड़ के तैयार करती है, और अपन जो है वो धड़ाधड़ स्पर्म जो है वो तैयार होते रहते हैं। तो इनमें डिफिकल्टी होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो ये डिपेंड करती है जेनेटिक पोटेंशियलिटी के ऊपर। और जो नेक्स्ट होता है वो होता है सेक्स। जो नेक्स्ट होता है दूसरा वो होता है सेक्स। सेक्स कैसे कर सकता है, आपने देखा होगा मेल और फीमेल, दो ही प्रकार के सेक्स होते हैं, मेल और फीमेल। और जो तीसरा होता है उसकी तो बात करो, क्योंकि वो तीसरा जो होता है वो तो ट्रांसजेंडर होता है। तो जो मेल और फीमेल दो ही जनरली देखने को मिलता है, ट्रांसजेंडर जो होता है वो तो बहुत ही कम चांस में देखने को मिलता है। अच्छा, गलतियाँ किससे नहीं होती, गलतियाँ भगवान से भी हो सकती है। अगर भगवान से गलती नहीं होती तो तीसरा वाला देखने को मिलता ही नहीं, समझ गए, तीसरा वाला देखने को मिलता ही नहीं। तो मेल और फीमेल, मेल जो चाइल्ड होता है या जो मेल फीटस होता है वो ज़्यादा बढ़िया होता है बजाय फीमेल्स के, बजाय फीमेल्स के। अच्छा, आप बाहर भी देखते हो, बाहरी लाइफ में भी देखते हो, जो मेल चाइल्ड होता है जो उसको फीमेल चाइल्ड की अपेक्षा अच्छा खासा न्यूट्रिशन दिया जाता है, अच्छी खासी देखभाल की जाती है, और बजाय फीमेल्स की अपेक्षा शिक्षा भी मेल कैंडिडेट को ज़्यादा बढ़िया देते हैं बजाय फीमेल के। क्योंकि फीमेल को तो आप लोग सरकारी वगैरह में भी भेज देते हो, लेकिन मेल को तो अच्छी खासी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं बजाय, लेकिन रिजल्ट किसका अच्छा आता है, फीमेल्स का बजाय मेल्स के। तो ऐसा ही इंट्रायूटेराइन लाइफ में होता है, क्योंकि मेल्स की जो होती है बॉन्ड डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है फीमेल्स की अपेक्षा। अच्छा, तुमने देखा होगा लड़ाई दंगे हो जाते हैं तो मेल को तो एक दो चोट लग जाती है तो कोई बात नहीं, यूँ करके आ जाता है, लेकिन अगर फीमेल को जरा भी टच कर दिया जाता है तो उसको इतना ज़्यादा दर्द होता है बजाय मेल की अपेक्षा, क्योंकि वो इंट्रायूटेराइन लाइफ से ही शुरू हो जाता है। मेल की जो बॉन्ड डेंसिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है बजाय फीमेल्स की अपेक्षा। तो इसकी वजह से, और इनका वजन भी मेल चाइल्ड का क्या होता है, ज़्यादा होता है बजाय फीमेल्स की अपेक्षा। जो इसका अप्रोक्सीमेट मेल चाइल्ड का वजन होता है वो होता है 2.9 kg, 2.9 kg, और जबकि फीमेल्स का जो वजन होता है वो 2.8 kg। मतलब 100 ग्राम का फर्क तो इंट्रायूटेराइन लाइफ में ही हो जाता है। ये देख लो, 100 ग्राम का फर्क तो इंट्रायूटेराइन लाइफ के दौरान ही हो जाता है। ये सब किस वजह से होता है, बॉन्ड डेंसिटी की वजह से होता है। ये फैक्टर अफेक्ट करता है सेक्स भी इंट्रायूटेराइन लाइफ के दौरान फिटनेस की ग्रोथ को, क्योंकि मेल होगा तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी बजाय फीमेल की अपेक्षा, क्योंकि मेल की जो बॉन्ड डेंसिटी होती है वो अच्छी होती है बजाय फीमेल की अपेक्षा। और नेक्स्ट होते हैं हार्मोन, नेक्स्ट होते हैं हार्मोन। अच्छा, आपने सुना होगा हार्मोन्स आते हैं अपनी बॉडी में, सीक्रेट होती हैं, बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं वो हार्मोन सीक्रेट करती रहती हैं, लेकिन ये हार्मोन जो होते हैं वो इंट्रायूटेराइन लाइफ के दौरान ही सीक्रेट होना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाती है। सबसे पहले जो ग्लैंड बनती है वो बनती है थायराइड ग्लैंड। सबसे पहले जो ग्लैंड बनती है वो कौन सी बनती है, थायराइड ग्लैंड। लेकिन जो सबसे पहले हार्मोन आता है वो आता है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन आता है, इंसुलिन हार्मोन। ये इंसुलिन हार्मोन पहले आ जाता है, इसीलिए आपने देखा होगा या आप आगे भी पढ़ोगे अभी तक जब आप हम पढ़ाएंगे या अपने एकेडमिक कोर्स में भी आप लोगों ने पढ़ाया होगा कि डायबिटिक मदर का जो बच्चा होता है वो हमेशा हाइपोग्लाइसेमिक होता है, कभी भी हाइपरग्लाइसेमिक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उस बेबी के अंदर खुद का क्या होता है, इंसुलिन होता है, और जो अपन ग्लूकोज होते हैं वो तो क्या कर जाती है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, और जब डिलीवरी हो जाती है तो अपन प्लेसेंटा को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। कट करने के बाद में ग्लूकोज तो उस बेबी तक नहीं पहुंच पाता है, लेकिन उस ग्लूकोज के प्रोपोर्शन में जो इंसुलिन हार्मोन बना हुआ रहता है बेबी के अंदर, वो इंसुलिन हार्मोन इसको क्या कर देता है, दूसरे सबस्टांस में क्या कर देता है, चेंज कर देता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, और तब क्या हो जाती है, हाइपोग्लाइसेमिक हो जाता है। याद रखना, सबसे पहले ग्लैंड बनती है थायराइड ग्लैंड, और जो सबसे पहले हार्मोन आता है वो कौन सा आता है, इंसुलिन हार्मोन, और उसके बाद में कौन सा हार्मोन आता है, थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन आता है, थायरोक्सिन हार्मोन आता है। थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला हार्मोन कौन सा होता है,
थायरोक्सिन हार्मोन। इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो 7 to 10 वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ के दौरान ही क्या हो जाता है, सीक्रेट होना शुरू हो जाता है, सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। जबकि थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो 12 वीक पर सीक्रेट होना क्या होता है, शुरू होता है। जो इंसुलिन हार्मोन होते हैं और जो थायरोक्सिन हार्मोन होते हैं ये दोनों मिलकर एक काम करते हैं। इंसुलिन हार्मोन और थायरोक्सिन हार्मोन दोनों मिलकर एक काम करते हैं, सेल डिफरेंशिएशन। क्या काम करते हैं, सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन। और जो सेल डिफरेंशिएशन होता है इसको ओपन डेफिनेशन होती है सेल डिफरेंशिएशन की, लेस स्पेसिफिक सेल कन्वर्ट टू मोर स्पेसिफिक सेल। कोई भी जो लेस स्पेसिफिक सेल होती है, क्या होती है, लेस स्पेसिफिक सेल्स होती है। लेस स्पेसिफिक सेल्स जो होती है वो कन्वर्ट होती है किसमें, मोर स्पेसिफिक सेल में, मोर स्पेसिफिक सेल्स में। इसको करने का काम कौन करता है, इंसुलिन और थायरोक्सिन हार्मोन दोनों मिलकर। लेस स्पेसिफिक का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता इसमें कम होती है, और जो वो सेल्स होती है वो मोर स्पेसिफिक में बदल जाती है तो वो पर्टिकुलर अपना कार्य करने की क्षमता क्या कर लेती है, अचीव कर लेती है। क्या कर लेती है, अचीव कर लेती है। क्या कर लेती है, अचीव कर लेती है। तो सबसे पहले ग्लैंड बनती है थायराइड ग्लैंड, और जबकि सबसे पहले हार्मोन कौन सा सीक्रेट होता है, इंसुलिन हार्मोन। इसके बाद में क्या होती है, जो इंसुलिन हार्मोन और थायरोक्सिन हार्मोन दोनों मिलकर सेल डिफरेंशिएशन का क्या करवाते हैं, कार्य करवाते हैं। जो नेक्स्ट ऑफ होल होते हैं हार्मोन होते हैं, एक होता है हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। ये हार्मोन भी क्या करता है, डिफेक्ट करता है किसको, अच्छा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो होता है वो कोर्टिसोल हार्मोन होता है, वो कहाँ से, कोर्टिकॉइड हार्मोन जो होता है वो कहाँ से सीक्रेट होता है, एड्रिनल ग्लैंड से। कहाँ से सीक्रेट होता है, एड्रिनल ग्लैंड से। और ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है वो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट से शुरू होता है। कहाँ से होता है, कॉर्टेक्स पार्ट से। अच्छा कॉर्टेक्स पार्ट और एक होता है मेडुला पार्ट, एक होता है कॉर्टेक्स पार्ट और एक होता है मेडुला पार्ट। ध्यान रखना किसी भी ऑर्गन का भी पार्ट का कॉर्टेक्स जो पार्ट होता है वो क्या होता है, फंक्शनल पार्ट होता है, और जो मेडुला होता है वो मध्य का पार्ट होता है। तो जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है उसकी जो जोना फेसिकुलेटा लेयर होती है उससे एक हार्मोन सीक्रेट होता है, उससे एक हार्मोन सीक्रेट होता है, उसको बोलते हैं अपन कॉर्टिकॉइड हार्मोन या कोर्टिसोल हार्मोन। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन होता है वो क्या काम, 3 काम करता है। क्या काम करता है, 3 काम करता है। मैचुरेशन करता है किसका, गट का, मैचुरेशन करता है किसका, गट का, और मैचुरेशन करता है किसका, लीवर का, मैचुरेशन करता है किसका, लीवर का, और मैचुरेशन करता है किसका, लंग्स का, और मैचुरेशन करता है किसका, लंग्स का, मैचुरेशन करता है किसका, लंग्स का। ये 3 काम ये करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। गट का मैचुरेशन कैसे करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं गट का मैचुरेशन ये कैसे करता है। ये गट का मैचुरेशन जो म्यूकोसल इंटीग्रिटी होती है, जो म्यूकोसल इंटीग्रिटी होती है उसको क्या करके रखता है, ये मेंटेन करके रखता है। इंटीग्रिटी क्या करता है, ये म्यूकोसल इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखता है, इंटीग्रिटी को क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। जो म्यूकोसल, अच्छा हर ऑर्गन्स में कई जगह पे 3 लेयर देखने को मिलती है और कई ऑर्गन्स में 4 लेयर देखने को मिलती है। अच्छा ऑर्गन्स को 2 प्रकार से बांटा गया है। अगर आप हिस्टोलॉजी के आधार पर ऑर्गन्स को पढ़ेंगे तो 2 भागों में बांटा गया है। इसको किन किन भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। हिस्टोलॉजी के आधार पर ऑर्गन्स को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया। होलो ऑर्गन क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होते हैं, होलो ऑर्गन। तो जो होलो ऑर्गन होते हैं वो ग्रोसली क्या होते हैं, अंदर से क्या रहते हैं, खाली होते हैं, अंदर से क्या रहते हैं, खाली होते हैं, होलो ऑर्गन। और जो दूसरा होता है वो होता है पेरेनकाइमेटस ऑर्गन। क्या होता है, पेरेनकाइमेटस ऑर्गन। तो जो पेरेनकाइमेटस ऑर्गन होते हैं ये ग्रोसली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। जब आप इनको बाहर से देखोगे तो ये सॉलिड रहेंगे, और होलो ऑर्गन्स को जब आप देखोगे तो ये कैसे रहेंगे, खोखले रहेंगे। और जो होलो ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो दीवारें होती हैं उन दीवारों में या कहीं पर 3 लेयर पाई जाती हैं। होलो ऑर्गन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इनके अंदर एक तो केविटी प्रेजेंट होती है, क्या प्रेजेंट होती है, केविटी प्रेजेंट होती है, और एक एंट्री भी प्रेजेंट होती है और एग्जिट भी क्या रहता है, प्रेजेंट होता है। मतलब कि
केविटी अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं। एंट्री, कोई चीज़ अंदर एंटर भी कर सकती है, और एग्जिट का मतलब उसमें एग्जिट द्वार भी होता है, वो चीज़ वहाँ से क्या निकल सकती है, बाहर भी निकल सकती है। ऐसे ऑर्गन्स को अपन क्या कहते हैं, होलो ऑर्गन। क्या कहते हैं, होलो ऑर्गन। अच्छा, कहीं कहीं पे केविटी होती है और कहीं कहीं पर ल्यूमन भी प्रेजेंट होती है। इस केविटी में जो छोटी केविटी होती है, जो सक्रिय केविटी होती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, ल्यूमन बोलते हैं। तो एंट्री निश्चित होती है और ऑनसेट से एग्जिट निश्चित होती है। तो इस केविटी या ल्यूमन की दीवारें भी होती हैं कितनी, कहीं कहीं पर 3 होती हैं और कहीं कहीं पर कितनी होती हैं, 4 होती हैं। जैसे आपने सुना होगा जो 4 लेयर होती हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्क्यूलर और सीरोसा। अच्छा, कहीं कहीं पर जो 3 लेयर होती है उनमें सब म्यूकोसा क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। जैसे कि यूट्रस में 3 ही लेयर होती है, और जैसे गट जो होती है उसमें 4 लेयर होते हैं, या जो अपना स्टोमक होता है उसमें कितनी लेयर होती हैं, 4 लेयर प्रेजेंट होती है। तो वहाँ पर सब म्यूकोसा भी क्या रहती है, प्रेजेंट रहता है। लेकिन अपने जो यूटेराइन बॉडी होती है, या जो यूट्रस होता है, या जो अपना हार्ट होता है, वहाँ पर कितनी लेयर प्रेजेंट रहती है, 3 ही लेयर प्रेजेंट रहती है। तो ये देखने के लिए था। तो इसको इंटीग्रिटी क्या करता है, जो ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन होता है वो म्यूकोसल इंटीग्रिटी को क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है, अच्छे से बना के रखता है, जिससे जो विलाई का फॉर्मेशन होता है, म्यूकोसा लेयर के ऊपर विलाई होती है, और जब विलाई का मैच्योरेशन अच्छे से होगा, उसकी इंटीग्रिटी अच्छे से मेंटेन रहेगी, तो अपने जो सबस्टांस अपन खाएंगे पिएंगे उनका अब्जॉर्प्शन क्या होगा, अच्छे से होगा। उनका अब्जॉर्प्शन क्या होगा, बढ़िया होगा, बढ़ेगा उनका अब्जॉर्प्शन। और जब उनका अब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो उसको मिलने वाले न्यूट्रिशन भी, जो न्यूट्रिशन वो लेगा और जो न्यूट्रिशन वो बाद टाइम में खाता रहेगा, उनसे उनका अब्जॉर्प्शन बढ़िया होगा, तो उससे उनकी ग्रोथ भी क्या होगी, अच्छी होगी, उसका डेवलपमेंट भी उस बच्चे का क्या होगा, अच्छा होगा। और जो नेक्स्ट काम करता है ग्लूकोकोर्टिकोइड, अपने पढ़ा है, लीवर को मैच्योरेशन करता है। किसके द्वारा मैच्योर करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा। किसके द्वारा करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा। ये क्या होता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्टांस होते हैं लाइक दैट फैट, प्रोटीन, उनसे क्या करता है, ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और जब नॉन कार्बोहाइड्रेट जो सबस्टांस होते हैं उनसे जब ग्लूकोज का निर्माण होता है या कार्बोहाइड्रेट सबस्टांस का निर्माण होता है, तो उस दौरान लीवर को थोड़ा बहुत क्या मिल जाता है, आराम मिल जाता है। और जब लीवर आराम करता है तो लीवर में एक चीज़ पाई जाती है, रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। लीवर में रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है, तो उस दौरान लीवर अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, मैच्योर कर लेता है, और अपने आप को अच्छे से अच्छी क्वालिटी के अंदर क्या कर लेता है, बिल्ड कर लेता है, या जितना भी उसमें डैमेज होता है वो क्या कर लेता है, वापस से सुधार कर लेता है। और नेक्स्ट होता है, इसको मैच्योरेशन करता है किसका, लंग्स का। मैच्योरेशन करता है किसका, लंग्स का। लंग्स का मैच्योरेशन ये क्यों करता है, कैसे करता है, तो सर्फेक्टेंट, आपने एक वर्ड सुना होगा सर्फेक्टेंट। किसका, सर्फेक्टेंट। ये सर्फेक्टेंट के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। अच्छा, आप एक डिजीज पढ़ोगे पीडिया में, आरडीएस, ये लंग्स की कैपेसिटी को दिखाता है कि बच्चा अच्छे से है या नहीं है। इस डिजीज के अंदर अपन को पता चलेगा। तो ये जो डिजीज है वो किसके ऊपर डिपेंड रहती है, मेनली, और मेनली किसके ऊपर, सर्फेक्टेंट के ऊपर, क्योंकि सर्फेक्टेंट है वो एल्वियोलाई की सरफेस टेंशन को क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। अगर सर्फेक्टेंट का कम प्रोडक्शन होता है या अच्छी क्वालिटी के अंदर प्रोडक्शन नहीं होता है तो एल्वियोलाई चिपक भी सकती है। और ये चिपके नहीं, इसको कौन देखता है, सर्फेक्टेंट। और जब ये सर्फेक्टेंट अच्छा रहेगा, इसका प्रोडक्शन सही टाइम पे होगा और ये लंग्स की एल्वियोलाई को मैच्योर करेगा, तो लंग्स की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये सब इसके द्वारा होता है। और जो नेक्स्ट हार्मोन होता है वो होता है अपना फीटल ग्रोथ को अफेक्ट करने वाला, फीटल जो फैक्टर होते हैं उसमें जो नेक्स्ट हार्मोन होता है वो होते हैं ग्रोथ हार्मोन। कौन से हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। ये जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ग्रोथ को प्रमोट करने वाले और एक ग्रोथ को इनहिबिट करने वाले। क्या करने वाले, इनहिबिट करने वाले, यानी ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन और ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। ये हार्मोन जो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन होते हैं ये फीटल की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, और जो ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं ये फीटल की ग्रोथ को क्या करते हैं, घटाते हैं। और जो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन होते हैं उनमें जो फर्स्ट हार्मोन होता है वो होता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन फर्स्ट। इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन या ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट।
ये जो होता है, जो कई बच्चे होते हैं उनको अपन बढ़ाने के लिए कॉम्प्लेन डी पिलाते हैं, और जो कॉम्प्लेन डी होता है उसके अंदर यही पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यही पाया जाता है। वो किस फॉर्म में पाया जाता है, या इसका जो दूसरा फॉर्म अपन केमिकली नाम लेते हैं वो होते हैं सोमेटोस्टाडीन, सोमेटोस्टाडीन। और जो कॉम्प्लेन डी होता है वो इसी का जो सिंथेटिक फॉर्म होता है मेकोसेरामाइन, वो प्रेजेंट होता है किसमें? कॉम्प्लेन डी में। याद रखना, कई बच्चे होते हैं जो कॉम्प्लेन डी पिलाते हैं अपन उनको, उनकी हाइट कभी कभी एसिमेट्रिकल ग्रोथ भी कर जाती है। ग्रोथ दो प्रकार के होते हैं, सिमेट्रिकल ग्रोथ और एक एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल ग्रोथ में जो होता है वो प्रॉपर अनुपात में हर ऑर्गन बढ़ता है, और एसिमेट्रिकल ग्रोथ में कोई निश्चित नहीं होता है, कभी एक हाथ बढ़ जाता है, कभी पाँव बढ़ जाता है, कभी कौन सी चीज़ बढ़ जाती है। कई जो आपने देखे होंगे कॉम्प्लेन पीने वाले बॉय, उनका हाइट बढ़ जाती है लेकिन एक पैर थोड़ा क्या रह जाता है? छोटा। तो जो सोमेटोस्टेडिन जो होता है उसका सिंथेटिक फॉर्म होती है मेकोसेरामाइन। क्या होती है? मेकोसेरामाइन। ये मेकोसेरामाइन जो होती है वो किस में पाई जाती है? कॉम्प्लेन डी में। और जो मेकोसेरामाइन है जरूरी, ये क्या करती है? इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर जो फर्स्ट होता है उसके प्रोडक्शन को थोड़ा सा क्या कर देती है? बढ़ा देती है। लेकिन बढ़ा तो देती है, लेकिन ये सिमेट्रिकल ग्रोथ हो या एसिमेट्रिकल ग्रोथ हो, ये इसमें क्या नहीं रहता है? निश्चित नहीं रहता है। और जो दूसरा फैक्टर होता है, दूसरा हार्मोन होता है, एक हार्मोन और होता है, दूसरा हार्मोन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर सेकेंड। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर सेकंड, ये क्या करता है? जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट है उसके प्रोडक्शन को थोड़ा सा बढ़ा देता है, और जब इसका प्रोडक्शन बढ़ता है तो उस बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होते हैं? अच्छे से होते हैं। उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बस इस इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो सेकंड होता है उसका इतना सा ही काम होता है। ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो होता है फर्स्ट, इसको क्या कर देता है? इसके प्रोडक्शन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। इसके प्रोडक्शन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। और जो नेक्स्ट होता है वो होती है एपिड्यूरल ग्रोथ फैक्टर। एपिड्यूरल ग्रोथ फैक्टर, एपिड्यूरल ग्रोथ फैक्टर, एपिड्यूरल ग्रोथ फैक्टर। और जो नेक्स्ट होता है वो होता है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर एल्फा। एल्फा या बीटा भी पाया जाता है, लेकिन जो प्रमोटिंग होते हैं उनमें एल्फा ही काम आता है। तो ये हार्मोन मिलकर भी क्या करते हैं? सेल डिफरेंशिएशन का काम करते हैं। सेल डिफरेंशिएशन मैंने पहले बताया था, लेस स्पेसिफिक सेल कन्वर्ट होती है किसमें? मोर स्पेसिफिक सेल में। लेकिन ये कहाँ के करते हैं? जीआई ट्रैक्ट की। कहाँ की? जीआई जो ट्रैक्ट की म्यूकोसल होती है या जो सेल्स होती हैं उनके सेल डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं? काम करते हैं। और जो नेक्स्ट होता है वो कहाँ का? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट की जो सेल्स होती हैं या जो उनकी इंटीग्रिटी होती है उनको ये क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। जिसे बढ़ा देते हैं तो अपना जीआई ट्रैक्ट जो होता है वो अच्छे से मैच्योर होता है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है? अच्छे से मैच्योर होता है। तो इनके फंक्शंस भी क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं और अच्छे होते हैं। अगर जीआई ट्रैक्ट की जो जीआई ट्रैक्ट है अगर वो अच्छे से नहीं बन पाएगा तो अपनी ग्रोथ क्या हो सकती है? इफेक्ट हो सकती है। क्योंकि अपन जो भी चीज़ लेते हैं, जो भी चीज़ अपन मुंह के द्वारा खाते हैं, वो सबसे पहले डाइजेशन होने के बाद में कहाँ जाती है? जीआई सिस्टम में या जीआई ट्रैक्ट के अंदर। और जब उसकी इंटीग्रिटी अच्छी नहीं होगी तो उसकी इंटीग्रिटी अच्छी नहीं होगी, उसकी सेल्स की काम करने की क्षमता अच्छी नहीं होगी, तो वो अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। और जब अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी तो उससे अपने को मिलने वाले न्यूट्रिशन भी क्या नहीं होंगे? अच्छे नहीं होंगे। तो इसीलिए ये सेल डिफरेंशिएशन का काम करते हैं। क्या? एपिड्यूरल ग्रोथ फैक्टर और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर एल्फा, ये दोनों मिलकर जीआई ट्रैक्ट की जो सेल इंटीग्रिटी होती है या जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सेल इंटीग्रिटी होती है उसको क्या कर देती हैं? बढ़ा देती हैं। तो उसके द्वारा क्या होता है? बढ़ाने की वजह से इनका जो कार्य करने की क्षमता होती है वो क्या हो जाती है? अच्छी हो जाती है। और जो नेक्स्ट होते हैं वो होते हैं इनहिबिटिंग। और क्या होते हैं? इनहिबिटिंग। इस इनहिबिटिंग में दो आते हैं। इस इनहिबिटिंग में क्या आते हैं? दो आते हैं जो फीटल ग्रोथ को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। एक होता है मुलेरियन एजेनेसिस, मुलेरियन एजेनेसिस या मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन। अपन पहले पढ़ते हैं मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन, मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है या जो ये फैक्टर होता है
ये फैक्टर क्या काम करता है, ये फैक्टर ओनली फॉर मेल्स में इफेक्टिव होता है, फीमेल्स में इफेक्टिव नहीं होता है। ये जो होता है अपनी मुलेरियन डक्ट को क्या करता है, इनहिबिट करता है। मुलेरियन डक्ट जो होती है, मुलेरियन जो डक्ट होती है उसको मेल्स में बढ़ने से क्या करता है, इनहिबिट करता है, रोकता है। अगर ये जो मुलेरियन डक्ट होती है उसी के द्वारा अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या होता है, निर्माण होता है, उसी के द्वारा अपनी फैलोपियन ट्यूब बनती है, उसी के द्वारा अपना यूट्रस बनता है और उसी के द्वारा अपनी वेजाइना वगैरह का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये जो मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर है ये उस मुलेरियन डक्ट को मेल्स के अंदर क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। और जो नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, ये जो होता है ये हर ऑर्गन्स को डेवलप होने के लिए, कई जैसे लीवर है वो अप्रोक्सीमेटली जितना होना चाहिए उतना ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है। अगर ये फैक्टर नहीं रहेगा तो लीवर इतना ग्रोथ कर जाएगा कि पूरे शरीर में क्या रहेगा, लीवर ही लीवर। और ऐसा अगर ये बेबी में सीक्रेट नहीं होगा, ये सीक्रेट नहीं होगा तो कभी लीवर की डिलीवरी होगी, कभी किसकी डिलीवरी होगी। और ये क्या कर देता है, बाद में आने के बाद में भी, जन्म लेने के बाद में भी ये फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है। एक हार्मोन अपने नॉर्मल साइज एंड शेप में बढ़े, ये डिपेंड करता है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा के ऊपर। जैसे ही ये ग्रोथ फैक्टर बीटा होता है, जो लीवर अपनी नॉर्मल साइज एंड शेप में पहुंचता है, उसके बाद में इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ये क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, इसकी ग्रोथ को ये आगे बढ़ने नहीं देता है। ये काम होता है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर इसका। ये सब हो गए अपने फीटल ग्रोथ को, जो अपने फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं वो फीटल ग्रोथ, उस फीटल ग्रोथ को अफेक्ट करने वाले फीटल फैक्टर। और जो ये फीटल फैक्टर है, ये सारे जो फीटल फैक्टर होते हैं, जैसे अपन ने सबसे पहले पढ़ा जेनेटिक पोटेंशियल, उसके बाद में सेक्स पढ़ा अपन ने, फिर कुछ हार्मोन्स पढ़े अपन ने। ये हार्मोन्स वगैरह ये मिलकर जो फीटल होता है या जो इंट्रा यूटेराइन लाइफ के दौरान जो फीटस होता है उसकी ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। और जो इससे आगे जो अपन ने प्लेसेंटल फैक्टर या जो मैटरनल फैक्टर है वो अपन नेक्स्ट क्लास में, जो भी अपनी क्लास का शेड्यूल होगा उस टाइम अपन पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपनी आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी के उज्जवल भविष्य की क्या कीजिए, कामनाएं कीजिए। जब तक आप लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इस जो नर्सिंग एकेडमी है उसका उज्जवल भविष्य कैसे रहेगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।